आज़ादी मिलने के कुछ साल बाद ही आचार्य विनोबा भावे ने देश में भूदान आंदोलन चलाया और इसके बाद उन्होंने ग्रामदान आंदोलन चलाया, जिसके तहत देश के कई राज्यों में गांव दान किए गए, जिसका लक्ष्य था कि गांव की ज़मीन गांव में ही रहे और लोग खेती करके अपना गुजर बसर करें। लेकिन ये सफ़र अब दशकों आगे बढ़ चुका है और अब ग्रामदान के लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आ रही है और वे अपनी ज़मीनें भी नहीं बेच पा रहे हैं। राजस्थान के ग्रामदानी गांव ग्रामदान से निकलने की कोशिशों में लगे हैं और ये समझने के लिए हमने कुछ गांव में जाकर देखा कि ये व्यवस्था कैसे काम करती है और किस तरह लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। राजस्थान में फ़िलहाल 205 ग्रामदानी गांव हैं। 2003 में जैसलमेर का भैरवा गांव ग्रामदान में शामिल हुआ था। बीते 2 दशकों में कोई भी गांव इसमें शामिल नहीं हुआ है, बल्कि इससे निकलने के रास्ते तलाश रहा है। जनवरी 2022 को जोबनेर तहसील के अंतर्गत आने वाले 10 ग्रामदानी गांवों के लोगों ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई। अब तक समिति की 1 दर्जन बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि कुछ ग्रामदानी गांव के अध्यक्ष नहीं चाहते कि उनके गांव इससे बाहर निकले। कि संत विनोबा भावे थे, जिन्होंने 1954 के अंदर एक आंदोलन चालू किया था अपना, कि कुछ जमीनें उसी ग्राम की जमीनें, उसी गांव की जमीनें, उसी के गांव के किसानों को डोनेट की जाए। भूदान बोर्ड और एक ग्रामदान बोर्ड उन्होंने शुरू किया था। 1971 3 अगस्त 1971 को ये राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम का प्रस्ताव पारित होता और उस समय ग्रामदान और भूदान के नाम से 2 बोर्ड बने थे। भूदान और ग्रामदान समान बोर्ड है, ज्यादा फर्क उनके अंदर नहीं है। संत विनोबा भावे ने एक अच्छी मुहिम चलाई थी कि जो वहां के जो किसान है वो उस जमीन में खेती करे, उस बचत का 40वां हिस्सा ग्राम सभा के अंदर डोनेट करे, उससे उस ग्राम सभा का विकास हो सके और ग्राम सभा के अंदर जो समस्याएं हैं उसके अंदर ही उसका निस्तारण हो सके। किसी प्रकार से कोई वाद और विवाद नहीं हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर किसानों को नहीं काटने पड़े। इस तरीके से एक ग्राम सभा अध्यक्ष इसके अंदर होता है और एक ग्राम सभा की पूरी कार्यकारिणी इसके अंदर बनी होती है। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था। कुछ समय तक ये बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे इस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे अवांछित लोग और गतिविधियां शुरू होने लगी। जो गरीब और किसान जो अच्छे किसान थे, गरीब जो किसान थे, उनको लोगों के द्वारा परेशान किया जाने लगा, उनकी जमीनों को छीन बीन किया जाने लगा और आज ये धीरे धीरे गले की फांस बन चुका है किसानों के लिए ग्रामदानी कानून। भारत में फिलहाल 3660 ग्रामदानी गांव हैं। हालांकि 2022 में ये संख्या 3972 थी, लेकिन असम सरकार ने राज्य में ग्रामदान कानून खत्म कर दिया। तब तक वहां ग्रामदान के 312 गांव थे। भारत में सबसे ज़्यादा 1309 ग्रामदानी गांव उड़ीसा में हैं। इसके अलावा बिहार में 1583, आंध्र प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 20, राजस्थान में 205, तमिलनाडु में 537 और उत्तर प्रदेश में 5 ग्रामदानी गांव हैं। ग्रामदानी आंदोलन का मशहूर नारा हुआ करता था, सबे भूमि गोपाल की, नहीं किसी की माल की। वहीं विनोबा भावे जमीन के निजी मिल्कियत के खिलाफ थे और उन्होंने ग्रामदान को एटॉमिक एनर्जी से भी ज़्यादा ताकतवर बताया था। बीते दशकों में ग्रामदानी गांवों को लेकर उत्साह काफ़ी कम हुआ है। राजस्थान में 44,672 गांव हैं, जिनमें से 205 ग्रामदानी गांवों का राजस्व रिकॉर्ड अब तक ऑनलाइन नहीं हुआ है। एक तरफ केंद्र सरकार लैंड रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के ग्रामदानी गांवों में राजस्व के रिकॉर्ड अभी भी रजिस्टर में मेंटेन किए जा रहे हैं। कि ग्रामदानी एक्ट का एक आम जो किसान है या जो एक आम जो गांव का नागरिक है, उसके जीवन पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, जब इसको शुरुआत की गई थी तब तो हंसी और खुशी का विषय था कि ये जमीनें, हमारी जमीनें अपने पास रहेगी, हम खुद कमाएंगे, खुद इसके अंदर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज ये गले की फांस इसलिए बन गई है और आज किसान प्रभावित इसलिए है कि वो न तो इसके ऊपर किसी प्रकार की जो गवर्नमेंट सुविधाएं हैं, चाहे पीएम किसान निधि हो, चाहे बैंक से लोन हो, चाहे बेचान करना हो, चाहे भूमि को रूपांतरित करा के कोई बिजनेस करना हो, चाहे कॉमर्शियल कराना हो, वो किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा है सर। आज पीएम किसान निधि है, हमने बहुत चक्कर लगा ली, फिर भी किसानों को पीएम किसान निधि का पैसा नहीं मिल पा रहा है। लोन बैंकों से जो प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, वो भी आज हमारे को लोन नहीं दे पा रहे। वो ये सोचते हैं कि ये जमीन तो गोचर भूमि है, सरकारी भूमि है। उन लोगों को पता ही नहीं ग्रामदानी क्या होता है।
1980 के बाद से ग्रामदानी गांव में समस्याएं शुरू होने लगी। ग्रामदानी अध्यक्ष अपना निजी फायदा देखने लगे और अपने रिश्तेदारों को ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अलॉट करने लगे, जो कि ग्रामदान कानून की मूल भावना के खिलाफ है। ग्राम सभा ग्रामदानी गांव खेजड़ावास कैसे बना, ये सन 1960 में हमारे सर्वोदय नेता विनोबा जी और गोकुलभाई भट्ट आए थे। उन्होंने सामूहिक ग्रामदान की मीटिंग ली ग्रामवासियों की। तो उन्होंने ये सब इसके ग्रामदान के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि ग्राम की जमीन गांव में निहित रहेगी और ग्राम सभा ही जो करेगी वो सर्वेसर्व वो होगा और ग्राम सभा के अधीन ही आपका रिकॉर्ड रहेगा, राजस्व रिकॉर्ड भी ग्राम सभा के अधीन रहेगा। तो इससे गांव वाले संतुष्ट हो गए और उन्होंने ग्रामदान बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन अब क्या समस्या कही है ऐसी है, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है वो हमसे वंचित रह रही है। ग्रामदानी गांव की कोई सा बैंक लोन नहीं देता है, क्योंकि आजकल जमाबंदी है जो ऑनलाइन है, सभी राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन है और हमारे ग्रामदानी गांव का केवल ग्राम सभा तक के अधीन है, ग्राम सभा तक की नियत है। तो ये ऑनलाइन नहीं होने से हर बैंक हमें मना कर देता है कि हम लोन नहीं देते हैं, आपकी जमीन ही नहीं है, आपके गांव के अंदर की है। तो उससे हमें परेशानी रहती है ग्रामवासियों ने कि लोन नहीं देता है तो हम कोई कारोबार नहीं कर सकते, कोई डेवलप नहीं कर सकते, वो बिना पैसे को कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात ये जमीन की हमारी है वो जैसे ऑन रोड तहसील के अधीन है, उसको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए बीघा के हिसाब से बिकती है और हमारे ग्रामदानी गांव की 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए बीघा में कोई नहीं पूछता है। तो ये भी कई हमें परेशानियां हैं। ग्रामदानी गांव में जो एक चीज़ बहुत कॉमन सामान्य रूप से देखी गई वो ये है कि जो जिला मुख्यालय है उसका जो एक्सपेंशन हुआ बीते 20-30 सालों में, खास करके 1990 के बाद, तो उसमें शहरीकरण जो बढ़ा, गांव तक जो है शहरों के जो रोड हैं वो आने लगे और एक महत्वाकांक्षा जागी कि हम भी पैसा कमाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस महत्वाकांक्षा ने लोगों में एक उम्मीद जगाई कि वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में ग्रामदानी गांव जो है वो पीछे छूटते गए, क्योंकि उनके पास ना जो ज़मीन है उनके पट्टे नहीं थे, उनके मालिकाना हक नहीं थे। तो ऐसे में जो युवा है, जो अभी की युवा पीढ़ी है, उनका ये मानना है कि उनके पूर्वजों ने ग्रामदानी में शामिल होकर एक बहुत बड़ी भूल की थी और अब उसे सुधारने के लिए कई जगहों पर संघर्ष समितियां बना रहे हैं, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि ग्रामदानी को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे उनके जो तमाम हित हैं उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है। तो बीते कुछ सालों में ग्रामदानी के जो गांव है उसमें ये सवाल बहुत ही उभर कर सामने आ रहा है कि जिस ध्येय जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, वो अभी जो है वो उस तरीके से ग्राउंड पर रूपांतरित नहीं हो रही है। इसमें काफी भ्रष्टाचार के भी मामले आ रहे हैं, कोर्ट केसेस के भी मामले आ रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है वो ग्रामदानी के जो गांव है वो झेल रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम आती है ना, जो भी ग्रामीण संबंधित, तो उनको फॉलो नहीं करता ये। जैसे पीएम किसान निधि योजना है, उनमें यहाँ पे कोई ज्यादा लाभार्थी नहीं ले रहे, पूरे नहीं ले रहे गांव वाले। समस्या आ रही है वो ये कि जमीन की रेट कम है। तो आप लोग ग्रामदानी से हटना चाहते हैं? जी बिल्कुल, तो यही सारे कारण है इसके। बिल्कुल। और पहले आप जो थे आपके समय में तो ये लागू की गई, आपका क्या कहना है कि आप जो है उस समय क्या है कि उस समय तो बढ़िया था काम, अब तो अब मामला रोगा। जयपुर से 60 किलोमीटर दूर चाकसू तहसील का जयप्रकाशपुरा गांव 1960 के करीब ग्रामदानी में शामिल हुआ था। इस गांव की नींव जयप्रकाश नारायण ने रखी थी, लेकिन 500 की आबादी वाला ये गांव आज वीरान नजर आता है। खेती से फायदा नहीं होता, जिस कारण लोग शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं। मैं ग्राम जयप्रकाशपुरा से, तो हमारे गांव को बसे हुए करीब 75 साल हो गए। ग्राम जयप्रकाशपुरा जो हमारी बुजुर्गों को जो ज़मीन आवंटित की थी उस टाइम पे, उसके बाद से ना तो इस ज़मीन के कोई कागज़ हैं, ना कोई जमाबंदी है, ना मकानों के कोई पट्टे हैं, हमें ना तो कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। उस स्थिति में हमारे जो नौजवान हैं वो यहाँ गांव से पलायन कर चुके, क्योंकि रोज़गार का कोई
अवसर ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए मजबूरी में वो लोग सब पलायन कर गए। ना कोई गवर्नमेंट का काम आता है, ना कोई सरकार की सुविधा है हमारे लिए, ना कोई केसीसी इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकारी सुविधाओं से हमें लाभ मिलाया जाए, जमीनों को पट्टे दिए ज़मीनों के पट्टे दिलाए जाए, मकानों के पट्टे दिलाए जाए और पानी की सुविधा की जाए। यही कह रहा हूँ। राजस्थान के राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विनोबा भावे की छवि भारत के एक बड़े समाज सुधारक की है और उन्हें एक संत की तरह सम्मान दिया जाता है। उनके द्वारा शुरू की गई मुहिम को कोई भी सरकार एकदम खत्म नहीं करना चाहती। हालांकि अपनी बुनियाद में यह सालों से कमज़ोर होती जा रही है और ग्रामदान बस अब नाम का ही रह गया है। ग्रामदानी खत्म करने को लेकर विधानसभा में भी मुद्दा उठ चुका है। नीमका थाना में 12 गांव भी ग्रामदान से निकलना चाहते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 12 ग्राम अभी भी ग्रामदान में है, जबकि उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी करके ग्रामदान को तोड़ने का निवेदन किया है, जो काफ़ी समय से ग्रामदान बोर्ड में लंबित है। ग्रामदान नहीं टूटने की स्थिति में वहाँ के निवासियों को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता, जैसे केसीसी का लोन नहीं मिलना, खाद बीज नहीं मिलना, फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलना, जमाबंदी में स्वयं का नाम नहीं होने से बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिलना। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे ज़मीन का विक्रय भी वो नहीं कर सकते और अन्य परेशानियों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। इसी साल जनवरी में डूंगरपुर के 41 ग्रामदानी गांवों ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई और इन गांवों में तब से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। डूंगरपुर से विधायक उमेश मीणा ने बताया कि 2005 से अधिकतर गांवों में अध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए हैं, जमाबंदी का रजिस्टर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। 41 गांवों में ग्रामदान एक्ट के हिसाब से संचालन भी नहीं हो रहा है। राजस्व के अंतर्गत गांव के न होने से डीएम भी इन पर ध्यान नहीं देते हैं। भूदान यज्ञ का काम संत विनोबा ने सन 50 में प्रारंभ किया था। उसका एक संदर्भ है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विनोबा जी को दिल्ली बुलाया, और लेकिन विनोबा जी ने शर्त रखी कि हम पैदल आएंगे। बीच में पोचमपल्ली गांव पड़ता है, शायद आंध्रा में उस समय था। वहाँ के जमींदार ने गरीबों के लिए 100 एकड़ जमीन दान में दी और वो जमीन गरीबों में बांटी गई। उसके बाद विनोबा जी को प्रेरणा हुई कि आगे जमीन दान में मांगी जा सकती है और लोगों को, गरीबों को जिनके पास जमीन नहीं है, उनको खेती के लिए जमीन दी जाए। तो दिल्ली में सब लोगों से मिलने के बाद उन्होंने पद यात्रा चालू रखी। और पिछले उस समय सन 52 के बाद 14 साल तक पद यात्रा करते रहे और जिस गांव में जाते उस गांव में भूदान की जमीन मांगते और गरीबों में बांटने की बात करते। तो विनोबा जी तो जमीन मांग करके आगे चले जाते। बाद में रेवेन्यू के अनुसार जमीन का बंटवारा भूमिहीनों में की जाती थी। उनकी शर्त ये थी कि जमीन को जिसको दी गई है वो जमीन को बेच नहीं सकता, केवल खेती करने का अधिकार उसको है। क्योंकि ये जो आंदोलन है भूदान और ग्रामदान का, ये भावनात्मक है। विनोबा जी मूलतः संत थे और उनका विचार भी था, हम तो विचार लोगों को देते हैं, बाकी समाज को करना है सारा काम। तो ग्रामदान का काम भी समाज को करना था। तो करीब करीब सभी राज्यों ने ग्रामदान एक्ट बनाया। कहीं भूदान यज्ञ एक्ट कहा गया, राजस्थान में ग्रामदान भूदान एक्ट माना गया, जो कि सबसे अच्छा है। उसमें सभी शर्तों को शामिल किया गया। उसके अनुसार चुनाव होता था। चुनाव के अनुसार ग्रामदानी गांव के लोग मिलकर समस्या का समाधान करते थे और विकास का काम पंचायत से अलग था। एक ग्रामदानी गांव एक पंचायत के बराबर माना जाता था। राजस्थान में हर 3 साल में ग्रामदान अध्यक्ष का चुनाव होता है। पहले चुनाव ग्रामदान बोर्ड के जरिए होता था,
लेकिन 2008 में एक्ट में बदलाव करते हुए जिला कलेक्टर को चुनाव कराने का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन राजस्थान समेत देश के कई राज्यों के ग्रामदानी गांवों में समय से ग्रामदानी अध्यक्षों के चुनाव न होना एक बड़ी परेशानी है। नई पीढ़ी के सामने समस्या आई कि जमीन हम बेचें तो नहीं बेच सकते, दूसरे जगह कुछ कर नहीं सकते, विकास का काम लेना हो तो ग्राम सभा के मार्फत लें, व्यक्तिगत रूप से लोन नहीं ले सकते, विकास के काम में कुआं नहीं खुदवा सकते क्योंकि जमीन ग्राम सभा के नाम होती है। ग्राम सभा के मार्फत अगर लें उसमें लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इस तरह ये जो ग्रामदान का जो काम था वो धीरे धीरे शिथिल होता गया। ग्रामदान एक्ट ज़्यादा प्रभावी नहीं बन पाता है। इसमें गलती जो ग्रामदान से जुड़े हुए संस्थाएं रही हैं, लोग रहे हैं, पुराने लोग तो अब रहे नहीं, नई टीम तैयार हुई नहीं। और कुल मिला के एक तरह से भावनात्मक काम है। ये भावना बदल जाने के बाद उसका मूल रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वही स्थिति भूदान और ग्रामदान की है कि उसकी भावना न तो चलाने वालों की भावना उतनी मजबूत रही, न जिसने ग्रामदान भूदान किया उसकी भावना उतनी मजबूत रही। इसलिए दोनों तरह से ढीलापन आने से ग्रामदान का विचार धीरे धीरे समाप्त हो गया। एक तरफ ग्रामदानी से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का गौंड आदिवासी बहुल मेंढालेखा गांव ने ग्रामदान में शामिल होने के लिए 1 दशक का संघर्ष किया है। इसी साल महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र ग्रामदान एक्ट 1964 के तहत 500 लोगों की आबादी वाले मेंढालेखा को एक अलग ग्राम पंचायत का दर्जा दिया है। गांधीवादी विचारक और ग्रामदान आंदोलन पर द अर्थ इज द लॉर्ड्स किताब के लेखक पराग चोलकर कहते हैं कि ग्रामदान की खासियत है कि ज़मीन गांव के लोगों के पास ही रहती है। नई पीढ़ी को इसे लेकर जागरूकता कम है और प्रशासन के पास भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। समय बदला है और उसके साथ दिक्कतें भी बढ़ी हैं। चोलकर कहते हैं कि ग्रामदान जमीन विवाद से निपटने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। तात्कालिक कारणों से लोगों की ज़मीन चली जाती है और फिर बाद में लोग इस पर पछताते हैं। उनका कहना है कि दूसरा कोई उपाय नहीं दिखता है। गांव के लोगों को संगठित होना पड़ेगा, जिसके लिए कानून को भी अमल में लाना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। जो ग्रामदानी चीज़ है ये बहुत बड़ी एक समाजवादी प्रयास था विनोबा भावे का, जिसमें उनका मानना था कि जो भूमिहीन किसान है उनको जमींदार जो है अपनी जो ज़मीनें हैं, भूमि है, वो दान देंगे ताकि वो उन पर खेती मजदूरी कुछ भी करके वो अपना जीवन बसर कर सके। लेकिन समय के साथ साथ लोगों को ये आभास होने लगा कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेल रही है। ऐसे में फिर उनको लगा कि जो राजस्व रिकॉर्ड है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वो सरकार के पास उनके नहीं है। जो ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं, जिनको ताकत मिली हुई है इन ग्रामदानी गाँवों में, उनके पास ये रिकॉर्ड्स रहते हैं। कई बार वो रिकॉर्ड्स के साथ हेराफेरी करने की भी मामले आते हैं और ग्राम सभा अध्यक्षों पर ये मामले भी कई बार आ चुके हैं कि वो किसी गैरकानूनी ढंग से जमीनों को बेच रहे हैं दूसरे लोगों को। तो इस तरीके की समस्याएं हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इसके खिलाफ एक माहौल बन रहा है देश के कई राज्यों में, क्या ग्रामदानी बनी रहेगी या जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो इसको हटाने के लिए आने वाले समय में प्रयास करेगी। राजस्थान से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।